पीकेटी क्राइम स्टोरी की पूरी फैमिली को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं आज की कहानी पर, और कहानी शुरू होती है अपनी मकर संक्रांति से। अभी कुछ टाइम पहले मकर संक्रांति गई है। अपने नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है, और मकर संक्रांति देश का सबसे बड़ा पर्व है, त्यौहार है, जिसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से मनाया जाता है। वहीं अपने नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति के नाम से, तो साउथ इंडिया में पोंगल के नाम से। अपने वहाँ एक दिन का होता है 14 जनवरी का, लेकिन इधर साउथ इंडिया में ये 4 से 7 दिन चलता है। 14 से 21 या 22 तक भी चलता है बहुत बार। तो यही पोंगल, और पोंगल पर घर जाने की जिद, और इस जिद में एक बड़ी बहस, और बहस के बीच किचन का एक प्रेशर कुकर, और फिर प्रेशर के बाद एक ग्राइंडर, और अब ग्राइंडर के बाद मुसल। इन सब के बीच उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, यहाँ तक कि अपनी बॉडी भी गंवानी पड़ी। घर वालों को उसका अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो पाएगा कभी भी, क्योंकि कुकर में लगातार 72 घंटे तक उसकी अस्थियों को उबाला गया, उसकी हड्डियों को, और बची खुची अगर हड्डियाँ अगर उसे ऐसी लगी कि उबलेगी नहीं, तो उस हड्डियों का चूरा बनाया गया ग्राइंडर में, और फिर मुसल से भी चूरा बनाया गया। तो क्या है पूरा केस, क्या है पूरी कहानी, कहाँ से है कहानी, आइए जानते हैं इस अपनी वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी किया करो, बिना स्किप करे वीडियो को देखना। तो हैदराबाद का रहने वाला एक लड़का, जिसको बचपन से ही देशभक्ति का जुनून था, और इस जुनून के कारण वो आर्मी ज्वाइन करता है। नाम है गुरुमूर्ति। कुछ साल तक आर्मी में रहता है, और फिर आर्मी को रिजाइन कर देता है। कुछ टाइम बाद अपने हैदराबाद में लोकल थोड़ा बहुत काम करता है, और फिर DRDO को ज्वाइन करता है, डिफेंस रिसर्चर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वो सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे बतौर काम करता है। जब वो आर्मी में था तब घर वालों ने उसके लिए एक लड़की देखी। लड़की का नाम था P. विक्टंगा माधवी। अब घर वालों ने अपनी पसंद से देखी, फिर गुरुमूर्ति को दिखाया तो गुरुमूर्ति को भी पसंद थी। इसके चलते उन दोनों की शादी 2012 में हुई। शादी के कुछ साल बाद दोनों को 2 बच्चे हुए, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब 2025 की मकर संक्रांति आई। इधर ये पोंगल बोलते हैं, यहाँ का पोंगल 6 से 7 दिन चलता है। पोंगल आई और इधर से गुरुमूर्ति अपनी ड्यूटी से घर आया। तो पोंगल के दिन 16 जनवरी को सुबह माधवी की अपने घर वालों से बात हुई, लेकिन शाम को बात नहीं हुई। ऑलमोस्ट उसकी दिन में और रात में दोनों टाइम अपने घर वालों से बात होती थी, अपने माँ बाप से, लेकिन 16 जनवरी को उसकी सिर्फ दिन में बात हुई। अब लेट नाइट जब कॉल नहीं गया तो फिर माँ बाप ने सोचा कि ठीक है, आज त्यौहार है, त्यौहार में बिजी होगी, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाई शायद। अब 17 जनवरी को भी फ़ोन नहीं किया, तो घर वालों को चिंता हुई कि ऐसे तो कभी होता नहीं है, सुबह भी कॉल करती है, रात को भी कॉल करती है। दोपहर तक वेट किया, फिर कॉल किया तो कॉल स्विच ऑफ, फ़ोन स्विच ऑफ। अब उन्होंने गुरुमूर्ति को फ़ोन लगाया, उसके हस्बैंड को। गुरुमूर्ति को फ़ोन किया तो गुरुमूर्ति ने बताया कि वो मेरे से लड़ झगड़ के गुस्सा थी, इसलिए वो घर छोड़ के गुस्से में पता नहीं कहाँ चली गई। तो घर वालों ने सोचा कोई नॉर्मल बातचीत हो गई होगी, आजकल होती रहती है, आ जाएगी। अब उधर 18 को भी फ़ोन नहीं गया, और इधर से अगर वो फ़ोन कर रहे हैं पियर वाले, तो फ़ोन माधवी का कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। फिर उनको परवाह हुई, फिक्र हुई, तो उन्होंने सोचा कि अब लड़की के पियर में जाके पता करना चाहिए। 2 दिन हो गया, 2 दिन से ना वो घर लौटी, ना वो फ़ोन उसका लग रहा है। तो अब वो 18 जनवरी को हैदराबाद आते हैं। गुरुमूर्ति हैदराबाद में मेरपेट इलाके में रहता था। हैदराबाद आए तो इधर गुरुमूर्ति घर पर अकेला, क्योंकि जो बच्चे थे वो मासी के पास गए हुए थे। हैदराबाद में माधवी की दूसरी सिस्टर है,
उसके पास वो पोंगल मनाने गए हुए थे। तो अब गुरुमूर्ति अकेला। सास ससुर और गुरुमूर्ति ने अड़ोस पड़ोस और कई जगह देखने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। फिर गुरुमूर्ति के सास ससुर यानी माधवी के माता पिता ने कहा कि अब पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। तो इधर से गुरुमूर्ति ने कहा कि मुझे भी फिक्र हो रही है, पुलिस स्टेशन चलते। तो मीरपीट के ही एक इलाके में लोकल में पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम तफ्तीश शुरू करते हैं। तो जब पुलिस को पूरी घटना बताई तो पुलिस को लगा एक सिंपल सा केस है, हो सकता है अपनी सहेली के पास किसी खास मित्र या कोई रिलेशन वाले के पास गई है, गुस्सा होकर आ जाएगी। पुलिस ने इसे सीरियस नहीं लिया और अब टाइम 16, 17 जनवरी, 18, 19, 20, 21, अब 22 आ गई। अब पुलिस को लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। तो पुलिस ने अब गुरुमूर्ति को वापस थाने में बुलाया और उससे अब उसका स्टेटमेंट ले रही है, उसका बयान ले रही है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो गुरुमूर्ति ने कहा कि साहब 16 को जब मैं आया तो उसने कहा कि पोंगल के लिए मुझे घर जाना है और मैंने उसे मना किया तो गुस्सा हुई और गुस्सा होकर घर छोड़ के चली गई। फिर गुरुमूर्ति घर आ गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। फिर पुलिस को लगा यार एक पति और 2 दिन तक लड़ झगड़ के पत्नी, वो भी त्योहार के टाइम घर से चली गई और इसको फिक्र तक नहीं हुई। और ये रिपोर्ट भी तब दर्ज कराता है जब इसके सास ससुर आता है और सास ससुर के साथ ये पता लगा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर पुलिस ने गुरुमूर्ति के घर के सामने एक सीसीटीवी था, उसको चेक किया। तो फिर अजीब लगा पुलिस को, क्योंकि माधवी एक बार घर से बाहर आती है और फिर घर के अंदर जाती है और फिर वो घर से बाहर कभी आती नहीं। अब पुलिस के मन में यहाँ से अजीब सा सस्पेंस और एक डाउट क्रिएट हुआ गुरुमूर्ति के खिलाफ कि या तो वो घर से बाहर आई नहीं, और आई है तो इस कैमरे में नहीं है, क्योंकि कैमरे का एंगल ऐसा था कि वो घर का पूरा जो हिस्सा था एग्जिट होने का उसको कवर नहीं कर रहा था। एक साइड से अगर कोई निकल भी जाए तो पता नहीं लग रहा था। इसलिए पुलिस को भी सस्पेंस था कि या तो वो घर के अंदर है या वो गई है, तो कैमरे के दूसरे एंगल में वो कैप्चर नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस को अब डाउट हुआ गुरुमूर्ति यानी माधवी के हस्बैंड पर, और उसको एक बार वापस थाने बुलाया और वापस घुमा फिरा के सवाल जवाब करने शुरू किए। घुमा फिरा के जब सवाल जवाब करने की कोशिश की तो पुलिस ने नोटिस किया कि अब गुरुमूर्ति की जीभ लड़खड़ा रही है, उसके स्टेटमेंट में हेराफेरी है। उसके पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में और अब चौथे दिन में बहुत सारा फर्क है। जबकि एक पत्नी गायब हुई है तो उसको एक छोटी से छोटी बात सटीकता से याद रहनी चाहिए, लेकिन वो पहले दिन कुछ और बता रहा है, घुमा फिरा के पूछने पे दूसरे दिन कुछ और बता रहा है। तो फिर पुलिस ने अपने रवैये से पूछना शुरू किया, और पुलिस ने जब पुलिस या रवैया से पूछना शुरू किया तो गुरुमूर्ति बेचारा सीधा साधा आदमी, आर्मी में काम कर चुका, लेकिन अब DRDO में भी एक सिंपल सा, तो अब पुलिस या रवैये के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और बोला कि साहब मैं हकीकत बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। उसके बाद उसने बोला कि हकीकत जानने के लिए आप सभी को मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। अब पुलिस वाले भी तैयार हो गए। गुरुमूर्ति पुलिस वालों को घर ले जाता और घर में सीधा किचन में ले जाता है। अब अलमारी में रखा एक कुकर, और कुकर की तरफ अंगुली करता और बोलता है कि साहब लास्ट टाइम मेरी पत्नी इस कुकर से निकलकर बाहर गई है। पुलिस वालों को अजीब लगा, क्योंकि अक्सर वो भी इंसान होते हैं, तो उनको भी अजीब लगा कि या तो ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसकी दिमागी हालत सही नहीं है पत्नी गायब होने से, या फिर ये हकीकत कुछ अलग है। फिर वो उसको पुलिस वालों को बाथरूम में ले जाता है और कहता है साहब ये वो जगह है जहाँ से निकलकर मेरी पत्नी कुकर तक गई। उसके बाद एक घर के पास में बनी झील, और इस झील के पास ले जाता है पुलिस वालों को। इसके पास ले जाके और पुलिस वालों को झील की तरफ इशारा करता है और कहता है साहब कुकर, बाथरूम, इन सब से निकलने के बाद मेरी पत्नी इस झील में आ गई। अब पुलिस को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहानी क्या है,
लेकिन फिर अब वो पूरी कहानी विस्तार में पुलिस वालों को सुनाता है थाने में बैठकर। और कहानी ये थी कि 16 जनवरी को पोंगल था और माधवी ने कहा कि पोंगल है, मेरे को मेरे माँ बाप के पास जाना है, पोंगल वहीं मनाऊंगी मैं इस बार का। अक्सर वो त्यौहार पे अपने पीहर जाया करती थी लगभग, तो इस टाइम भी उसकी इच्छा थी। और पोंगल चूँकि बहुत बड़ा त्यौहार होता है, सभी अपने अपने घर जाना चाहते हैं, तो उसकी भी ये चाहत थी। लेकिन मैंने उसे बोला कि मैं भी ड्यूटी से आया हूँ, बच्चे लोग भी हैं, तो इस बार का पोंगल तुम यहीं सेलिब्रेशन कर लो, नेक्स्ट टाइम चली जाना। लेकिन उसने जिद की, और जिद की तो उसने ऐसे ऐसे कुछ टोंट कसे जिससे मेरे को गुस्सा आया, और गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। पता ही नहीं लगा कब मेरा हाथ उसके गले पे गया और मेरे हाथों से उसका गला दब गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अब जब दम टूट गया तो फिर मेरे को ये हो रहा है कि ये क्या हो गया मेरे से। कल को बच्चों को पता लगेगा, सोसाइटी को पता लगेगा, पुलिस वालों को पता लगेगा, तो फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। काफ़ी टाइम तक मैं सोचता रहा, घंटों तक। फिर माइंड में एक प्लान आया कि क्यों ना लाश के टुकड़े कर दूं, लाश मिलेगी नहीं और केस का कभी पर्दाफाश होगा नहीं। फिर मैंने लाश के एक धारदार हथियार से बाथरूम में ले जाके टुकड़े करने शुरू किए और थैलियों में भरना शुरू कर दिया। फिर मेरे को लगा कि लाश से बदबू आएगी, तो किचन में गया और किचन में जाते ही मेरे को ये प्रेशर कुकर दिखा। तो इस प्रेशर कुकर में अब लाश के टुकड़े डालने शुरू किए और डालता रहा, उबालता रहा, निकालता रहा, फिर डालता रहा, निकालता रहा। ऐसे सिलसिला 72 घंटे तक चलता रहा। 16 जुलाई से उसने 18 जुलाई तक कुकर में लगातार बॉडी के अलग अलग पार्ट बॉयल करता रहा। फिर उसने कहा कि हड्डियाँ थी वो कुकर में बॉयल नहीं हो रही थी, तो मैं मार्केट गया और ग्राइंडर लेके आया। हड्डियों को ग्राइंडर में पीसना शुरू किया और उसका चूरा बना दिया। फिर कुछ एक बॉडी पार्ट ऐसे थे जिनको मैं ग्राइंडर में नहीं डाल सकता था, इसलिए फिर मुसल लेके आया। मुसल आप सभी ने देखा होगा, जो घरों में अपन पहले के ज़माने में काम आया करता था, ऊँखली और मुसल। तो मुसल से मैंने कुछ पार्ट था जिनका चूरा किया और फिर कुकर में डाला सभी को, और फिर उबाला और फिर एक थैली में कलेक्ट किया और फिर इस झील में आके सबको झील के बीचों बीच बहा दिया। अब 22 तारीख को इसने इकबाल जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने फोरेंसिक की टीम बुलाई और घर का कोना कोना, चप्पा चप्पा, वो कुकर, वो बाथरूम का पानी जाने का जो है द्वार, उसको बाकी सब, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि तमाम सबूत मिटाने के बाद भी फोरेंसिक टीम के पास ऐसे ऐसे स्प्रे वगैरह होते हैं जिससे सबूत दिखाई दे जाते हैं। तो लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ ना तो उस झील से, ना गुरुमूर्ति के घर से एक भी सुराग नहीं मिला है। अब पुलिस के सामने चैलेंज है कि क्या वो इस कातिल को कोर्ट से सज़ा दिला पाएगी, क्योंकि कोर्ट में कहा सुनी पर नहीं होते, क्योंकि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इकबाल जुर्म या कहा सुनी पर नहीं चलता। कोर्ट में बेसिक है, जो हुआ है उसका विक्टिम, उसका प्रूफ होना चाहिए। और इस टाइम पुलिस के पास ये दोनों ही चीज़ नहीं है। पुलिस के हाथ एक छोटा सा भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे पुलिस ये प्रूफ कर सके कि माधवी मर चुकी है या माधवी की ये एविडेंस है, क्योंकि ना तो झील से अभी तक कुछ मिला है, ना ही फोरेंसिक टीम को अभी तक कुछ मिला है। और ऐसे केस में अक्सर कातिल बच जाता है सज़ा से, थोड़ी बहुत साल से फ्री हो जाता है। तो ये था कुकर कांड। अपना पहला एपिसोड था एक, आपको याद होगा, नैना साहनी, तंदूर कांड, और तंदूर कांड के बाद फिर आफताब और सरदा का केस, कैसे टुकड़ों का ट्रेंड चला, और ऐसे ही एक पीछे एक बेंगलोर का केस था टुकड़ों का। लेकिन अब की बार ट्रेंड कुछ बदला है। कुकर का ट्रेंड, इंसान की फितरत या फिर इंसान की सोच कहाँ तक जा सकती है, ये हम और आप कभी भी अंदाज नहीं लगा सकते। जुर्म कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए अवेयर रहने की ज़रूरत है। तभी हम बार बार बोलते हैं कि आलतू फालतू की चीज़ें देखने से अच्छा है कि आप इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखा करो। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने रिश्तेदार और यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।